आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 सोल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का। ठीक है, देखिए इसमें आज पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के फार्मूलाज क्या होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर में कौन सा यूनिट कैसे यूज करते हैं, एकदम अच्छे से डिटेल इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। बहुत कम, ज़्यादा टाइम का नहीं होगा, जितना होगा उतना एकदम परफेक्ट बेस्ट होगा, बस आप प्रैक्टिस करिएगा। देखिए सबसे पहले बात करूँ मैं ऑस्मोसिस का कि ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ऑस्मोसिस एक तरह का स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है पार्टिकल का। ऑस्मोसिस इट इज ए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट याद रखिए, सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू एसपीएम फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेट, फिर बोल रहा हूँ, इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। स्टूडेंट गलत करते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल के जगह पे सॉल्यूशन लिख देते हैं या सॉल्यूट लिख देते हैं, गलत। सॉल्वेंट पार्टिकल, इट इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू एसपीएम। एसपीएम के थ्रू, एसपीएम क्या है, एसपीएम को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको अभी मैं बताऊंगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना, ये केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करता है अपने से पास करने के, अपने से पास करता है केवल फ्लो करने के लिए, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को ही फ्लो होने देता है। फिर बोल रहा हूँ, जो एसपीएम होता है ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही पास कर पाएंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं करेंगे। ये सब दिमाग में आप सेट करिए, ठीक है। तो बताइए अगर डेफिनेशन आ गया कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो क्या बोलेंगे, इट इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू एसपीएम फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेट। जो आपके सामने में लिखा हूँ यहाँ पे, क्या लिखा हूँ, इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू एसपीएम फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। आई होप कि आप समझ चुके होंगे ऑस्मोसिस क्या है। लेकिन अगर इसको मैं सिंपल में समझाने की कोशिश करूँ तो ये क्या होता है, आप देख सकते हैं कि जब हम लोग किशमिश, जो हम लोग खाते हैं किशमिश, जिसको रेजिन बोलते हैं, किशमिश, जो किशमिश होता है ना रेजिन, उसको लाएंगे और ला करके रात में पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद सुबह देखेंगे तो वो क्या होगा, फूल जाएगा, स्वेलो हो जाएगा, फूल जाएगा वो। जब ऐसे फूल जाएगा इसका मतलब आप क्या समझे, वाटर जो है उस किशमिश के अंदर चला गया। किशमिश के अंदर कैसे गया, क्योंकि किशमिश के ऊपर लगा होता है एसपीएम। वो कौन सा एसपीएम होता है, वो नेचुरल एसपीएम होता है, जिसको बोलते हैं नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और उस नेचुरल एसपीएम के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल होता है किशमिश के अंदर चला जाता है, और जब जाता है तो किशमिश क्या होता है, फूल जाता है। सुबह हम देखते हैं वाह फूल गया है, और फिर उसको लोग खाते भी हैं, ठीक ना। और इससे क्या होता है, हेल्थ भी बेस्ट होता है, आपको खाना भी चाहिए। तो किशमिश फूल गया, ठीक। अगर मैं उसी फूले हुए किशमिश को नमक के नमक में डाल दूं, जो नमक होता है ना, नमक हम लोग जो खाते हैं NaCl, उसके सोल्यूशन में डाल दूं, फिर क्या होगा, जो किशमिश होगा वो क्या होगा, किशमिश के अंदर जो पानी होगा वो पानी फिर किस में आ जाएगा, इस नमक के अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नमक क्या हो गया, अब सॉल्यूट हो गया, और ये सॉल्वेंट है, तुरंत पानी कहाँ आ जाएगा, नमक में आ जाएगा, और ये श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। यानी क्या समझ में आया कि किशमिश को जब मैंने पानी में डाला तो पानी किस में चला गया, किशमिश में चला गया। पानी क्या था, सॉल्वेंट पार्टिकल था, और पानी के पार्टिकल किस में चले गए, किशमिश में चले गए। किशमिश के अंदर क्या था, सॉल्यूट था, और जैसे उसमें गए तो किसके थ्रू गए, एसपीएम के थ्रू गए। कौन सा एसपीएम, नेचुरल एसपीएम, राइट। और फिर उसी फूले हुए किशमिश को मैंने नमक में डाल दिया, तो नमक, पानी कहाँ चला गया, नमक में चला गया, क्योंकि नमक अब कंसंट्रेट हो गया, तो पानी इसलिए नमक में गया, और गया तो श्रिंक कर गया, किशमिश श्रिंक कर गया। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है ये ऑस्मोसिस का। आई होप कि आप ऑस्मोसिस तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको लिखिए फिर आगे। अब आइए सीखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अभी आपने ऑस्मोसिस सीख लिया कि ऑस्मोसिस रियल में होता क्या है, और उसका एक एग्जांपल भी दे दिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखिए आराम से सीखेंगे, अच्छे सीखेंगे, ठीक ना, कि ये सब होते क्या है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जैसे आप बोर्ड में एंट्री करते हैं तो हर साल बोर्ड में आता है डायरेक्ट कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टूडेंट इसको नहीं बता पाते हैं, इसके पीछे रीजन ये होता है कि वो ध्यान से इसको सीखते नहीं है कि ये रियल में है क्या। इसको एज्यूम नहीं कर पाते कि हाँ रियल में ऑस्मोटिक प्रेशर, केवल रट्टा मारते चले जाते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज टोटली रॉन्ग। आपको सीखना पड़ेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। बहुत सारे बुक ऐसे हैं जिसमें पी से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को होता क्या है, हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, उसके बीच में एसपीएम लगाते हैं। एसपीएम मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन झिल्ली जो होती है, उसको लगा देते हैं। जो एसपीएम होता है इसके थ्रू केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही फ्लो कर पाएंगे, उसके अलावा और कोई फ्लो नहीं करेगा। जैसे इसके बीच में एसपीएम लगाते हैं तो होता क्या है कि एक साइड सॉल्यूशन होता है, दूसरे साइड सॉल्वेंट होता है, वाटर, पानी। सॉल्यूशन के सॉल्यूशन में पानी के मॉलिक्यूल जाने लगते हैं,
जो वाटर है ना इसके मॉलिक्यूल सोल्यूशन जान लगते हैं, इसको फिगर से डायग्राम समझते हैं। देखिए मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में ये वाटर है, ये पूरा का पूरा पानी है वाटर, और इसमें जो देख रहा है ना इसमें सोल्यूशन है। तो यार सोल्यूशन होगा तो गाढ़ा होगा क्योंकि उसमें दो चीज मिलाया गया होगा, लेकिन जो पानी होगा वो फीका होगा जिसको हम डाइल्यूट बोलते हैं। पानी क्या होगा, फीका, इसमें कुछ होगा नहीं तो डाइल्यूट। और जो सोल्यूशन है इसको बोलते हैं कंसंट्रेट, ये कंसंट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। अब होगा क्या कि जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे वाटर सॉल्वेंट, इसी को सॉल्वेंट बोलेंगे, इसके मॉलिक्यूल किधर जाने लगेंगे, सॉल्यूशन की तरफ। इसके मॉलिक्यूल किधर जाने लगेंगे, सॉल्यूशन की तरफ। इसके मॉलिक्यूल किधर जाने लगेंगे, सॉल्यूशन की तरफ। जब भी वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होंगे तो ये जाने की जो फिनोमिना है ना, ये जाने की प्रोसेस, इसी को अभी हम बोले थे ऑस्मोसिस। क्या बोले थे, ऑस्मोसिस होने लगेगा। ये ऑस्मोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर जा रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं। तो ये ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस, दिमाग में सेट करिए ऑस्मोसिस। जब ये ऑस्मोसिस हो रहा था तो अचानक से मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूंगा। तो मैंने सॉल्यूशन के ऊपर पिस्टन लगा दिया। पिस्टन मतलब जो अप डाउन ऊपर नीचे आए जाए उसको बोलते हैं पिस्टन। और पिस्टन लगाने के बाद ऊपर से मैंने प्रेशर डाला जिसको मैंने बोला एक्सटर्नल प्रेशर मैंने डाला। और जैसे इसके ऊपर प्रेशर डाला तो जब प्रेशर इसके ऊपर पड़ा तो इसके जो मॉलिक्यूल थे, जो ये मॉलिक्यूल आ रहे थे, इनको रोकने लगे। भाई सिंपल, जब इधर प्रेशर डालूंगा तो ये नीचे आएगा तो इसके जो मॉलिक्यूल है उसमें खलबली मचेगी और ये मॉलिक्यूल भागना चाहेंगे कहीं ना कहीं। जब ये मॉलिक्यूल भागेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल आ रहा था इसको ये रोकेंगे। क्या करेंगे, रोकेंगे, कहेंगे बेटा अब तुम इधर मत आओ, यहीं पर रुक जाओ, जहाँ हो वहीं पर रहो, ठीक है, इधर नहीं आने का। अब इसको रोक देंगे। जब रोक देंगे तो यानी क्या रुक गया, ऑस्मोसिस रुक गया। यानी इधर के मॉलिक्यूल जो इसमें जा रहे थे वो अब जाना रुक गए, वो बंद हो गया जाना। और जैसे रुका इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस रुक गया। और जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुका, जो प्रेशर में डाल रहा था, जिस प्रेशर पे ये रुक गए मॉलिक्यूल इधर जाना बंद हो गए, उस प्रेशर को मैं प्रेशर गेज से मेजर कर लिया कि कितना था। और जितना प्रेशर था उसी प्रेशर को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर पे जो वाटर के मॉलिक्यूल है, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है, वो सॉल्यूशन में न जाए, स्टॉप हो जाए, रुक जाए, उस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब देखिए इसी को डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे बोर्ड के एग्जाम में, तो लिखेंगे इट इज प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सो दैट ऑस्मोसिस स्टॉप। ये एक ऐसा प्रेशर है जो सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई किया जाता है और इसके कारण ऑस्मोसिस रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए इस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, और इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से लिखते हैं, इतना लिखिए फिर इसके आगे बताना। अब देखिए अभी मैंने आपको ऑस्मोसिस बताया, ऑस्मोटिक प्रेशर बताया, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको बोलते हैं आरओ। जैसे आप पीते हैं ना आरओ वाटर, तो हम लोग बोलते हैं आरओ वाटर पी रहा हूँ मैं। तो आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आइए सीखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस की जब भी बात की है तो आपके दिमाग में चलने चाहिए, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो ऑस्मोसिस हो रहा होता है उसका उल्टा प्रोसेस होने लगे, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे सॉल्वेंट के पार्टिकल एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन में जा रहे थे, यस, अब वही सॉल्वेंट के पार्टिकल जो सॉल्यूशन में गए हैं, प्रेशर अप्लाई करने पे फिर सॉल्वेंट में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या लिखा है, द फ्लो कैन बी रिवर्स्ड। जो भी फ्लो हो रहा था वो अब उल्टा फ्लो होने लगे बाय अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आप सोचिए मैं यहाँ प्रेशर डाल रहा था, तो जब डाल रहा था तो इसके वाटर का मॉलिक्यूल इसमें आ रहे थे, और जब ऐसा प्रेशर डाला कि ये मॉलिक्यूल यहीं पर रुक गया, अब इधर आना बंद हो गए, तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। फिर मैंने माना नहीं, जो इसमें मॉलिक्यूल आ चुके थे पहले से, इस प्रेशर को इतना ज्यादा मैंने बढ़ा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर डाल दिया। जब मैं डाला तो इसके मॉलिक्यूल अब वापस जाने लगे, इसमें जो इसमें आ चुके थे वो भी बेचारे वापस चले गए। तो जब वापस चले गए तो ये क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल आ चुके हैं सॉल्वेंट में, वो मॉलिक्यूल फिर वापस चले जाए, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिवर्स होने लगे कोई भी फिनोमिना, उसे रिवर्स बोलते हैं। अब ऑस्मोसिस है तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगे, यानी इसके मॉलिक्यूल इसमें आ रहे थे तो प्रेशर डाला तो ये रुक गए, तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया। लेकिन जो ऑलरेडी इसमें आ चुके थे
अब और ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई किया, तो उस कंडीशन में इसके अंदर जो मॉलिक्यूल थे ये भी वापस चले जाएं वाटर के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप समझ चुके होंगे, इसी को बोलते हैं आरओ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रियल लाइफ। हो कॉल आ गई, चलिए देखिए इधर भी। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल क्या होगा, इट इज यूज्ड फॉर डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। व्हाट इज डीसैलिनेशन? ये डीसैलिनेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इज प्रोसेस बाय विच डिजोल्व मिनरल साल्ट इन वाटर आर रिमूव्ड। यानी वाटर में जो भी डिजोल्व मिनरल और सॉल्ट होते हैं, तो मैं वाटर और उनको अलग करना चाहूँ, तो उसको मैं अलग किस प्रोसेस के थ्रू करूंगा? तो उस पहले उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अलग करने को? उसको बोलेंगे डीसैलिनेशन। क्या बोलेंगे? डीसैलिनेशन। और ये प्रोसेस जब ये अलग अलग होंगे तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा होगा? आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। यही कारण है कि हम लोग पानी को जब पीते हैं तो उससे पहले इसको क्लीन करते हैं, और क्लीन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं आरओ वाटर। जो हम लोग पीते हैं आरओ वाटर, वो क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है उसमें। उसमें के जितने भी मिनरल्स, कितने साल्ट, जितने भी बेकार चीजें होती है, सबको निकाल दिया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस से, प्रेशर हाई डाल करके। और जब वो बाहर निकल जाता है तो केवल प्योर वाटर बच जाता है, और जब प्योर वाटर बचता है तो हम पीते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप कि आप समझ चुके होंगे रिवर्स ऑस्मोसिस और डीसैलिनेशन की। अब बात करते हैं फार्मूला एंड देन नेक्स्ट लेक्चर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ये तीनों अच्छे से क्लियर करा दिया। अब इतना अच्छे से आप नोट बनाइए, नोट बनाने के बाद ये फार्मूलाज में लिखवा दे रहा हूँ, एंड देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 6 7 जो भी लेक्चर होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक का, ताकि पूरा क्लियर होता जाए और अच्छे से नोट भी बनता जाए और एग्जाम में अच्छे से हम लिख भी पाए। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका जो फार्मूला होता है ना, पाई इक्वल टू सी आर टी। पहला फार्मूला पाई इक्वल टू सी आर टी। सी को बोलते हैं कंसंट्रेशन, आर को बोलते हैं आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ आर के जगह पे एस भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो पाई इक्वल टू सी एस टी भी लिख सकता हूँ। जो एस है इसको सोल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं सोल्यूशन कांस्टेंट। चाहे मैं सोल्यूशन कांस्टेंट बोलूँ या इसी को मैं बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ सोल्यूशन कांस्टेंट को ही, इसी को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल सकता हूँ। टी आपका टेम्परेचर है और सी आपका कंसंट्रेशन है, जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक ना, ये देखिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा दूं, जहां कहीं कंसंट्रेशन होगा ना उसका फार्मूला होता है एन बाई बी, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। और अगर मोलैरिटी है ना उसका भी फार्मूला होता है एन बाई बी, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। यानी मोलैरिटी और कंसंट्रेशन, कभी भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में पूछे फाइंड कंसंट्रेशन, तो समझिएगा मोलैरिटी पूछ रहा है, और फाइंड मोलैरिटी तो समझ ही रहे हैं, एन बाई बी। ठीक है, तो चाहे मोलैरिटी पूछे चाहे कंसंट्रेशन पूछे, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम होता है। ठीक ना, बस ये है कि कंसंट्रेशन पूछता है तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करे यार, तो देखो ना फार्मूला सेम है, एन इक्वल सी इक्वल टू एन बाई बी। अब देखिए पाई इक्वल टू सी आर टी। अब यहाँ पे पाई इक्वल टू आई सी आर टी कहाँ से आ गया, आई कहाँ से आ गया? तो मैं आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था कि वन हाफ फैक्टर के बारे में, आप वन हाफ फैक्टर पढ़ लीजिए। देखिए मेरा पूरा लेक्चर वाइज पढ़ते आएंगे ना तो सब दिमाग में सेट होता जाएगा, इसीलिए मैं पहले वन हाफ फैक्टर बताया था कि आपको समझ में आई है क्या। तो उस लेक्चर को पढ़िएगा तो पूरा ये समझ में आ जाएगा। आई को बोलते हैं वन हाफ फैक्टर। ये जो वन हाफ फैक्टर आप देख रहे हैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया उसमें, देख लीजिएगा यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे क्यों नहीं। तो जहाँ पे नहीं है वो उसके लिए है, जैसे क्वेश्चन में शुगर आ गया, ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, जैसे यूरिया आ गया, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया साल्ट, जैसे NaCl, KCl, CaCl2, CuSO4, Al2SO4, इस तरह का कंडीशन आ गया, Al2SO4 का थ्राइस, ये तो इस कंडीशन में आपका क्या अप्लाई करेगा, ये आई वाला अप्लाई करेंगे। यानी जो आयनों में टूट जाएगा उस कंडीशन में हम आई वाला यूज करेंगे। जो आयनों में टूटेगा नहीं, जो डिसोल्व होगा, जैसे यूरिया पानी में डिसोल्व होता है, जैसे ग्लूकोज वाटर में डिसोल्व होता है, जैसे शुगर वाटर में डिसोल्व होता है, तो इस कंडीशन के लिए अपन ये यूज करेंगे। यानी डिसोल्व वाला कंडीशन ICRT यूज करेंगे, और जो आयनों में ब्रेक होगा उसके लिए ICRT यूज करेंगे। राइट, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब यहाँ बात आती है कि ये R समझ गए, T समझ गए, V समझ गए, N समझ गए, N नंबर ऑफ मोल है, V वॉल्यूम है, और पाई समझ ही रहे हैं। ये जो पाई है ना, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है, दोनों होती है। ठीक है, ठीक, इसकी यूनिट ये दोनों होती है। अगर ये दोनों हम लिखेंगे तो इस कंडीशन में जो आर की वैल्यू होगी वो क्या हम लेंगे, तो 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन या 25/3, और वॉल्यूम मीटर की और टी केल्विन लेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है ना वो ये वाला यूज होता है। आर की वैल्यू
0.0821 लीटर एटीएम पर मोल इंटू केल्विन, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये। और इस कंडीशन में आर की जो वैल्यू लेते हैं अप्रोक्स, आर की वैल्यू जो लेते हैं अप्रोक्स 1/12 लेते हैं, 1/12 याद रखिएगा। तो इतना लिखिए या ये लिखिए। इस कंडीशन में टी केल्विन होगा लेकिन पाई एटीएम में होगा। तो आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछता है ना, तो एटीएम वाला ज्यादा देता है। तो याद रखिएगा आर की वैल्यू 0.081। अब लड़के कंफ्यूज कहाँ रहते हैं, यार आर का मान इसको पुट करूं कि इसको पुट करूं, पूरा क्लियर कर दिया ना मैंने। ये आर का मान कब पुट करेंगे, जब भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल में हमें निकालना होगा आंसर, तब पाई का मान। और जब भी पाई का मान हमें एटीएम में निकालना होगा, उस कंडीशन में आर की वैल्यू 0.0821 पुट करेंगे। ये सब दिमाग में लगाइए, सेंस करिए इसको, मतलब आप टेक करिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, ठीक है। तो ये सब देखना और सीखना बहुत जरूरी पड़ जाता है। केवल फार्मूले याद कर लेने से कुछ नहीं होता, और फार्मूले याद भी कर लिए तो उसमें अप्लाई करके उसकी यूनिट नहीं लिखे तभी नंबर कट जाते हैं। अब यहाँ देखिए 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और 1 बार इक्वल टू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो आपको याद होना चाहिए। अब ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया कि फार्मूलाज कौन सा होगा और कैसे इसको यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे आर की वैल्यू, कौन कब यूज करेंगे कब नहीं करेंगे, पूरा आपको क्लियर बता दिया। अगर आप इतना बना लेते हैं और इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसके बाद वाले जो लेक्चर आने वाला है उसमें पूरा न्यूमेरिकल चलेगा इसका, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप देख रहे हैं आपको पसंद आ गया, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट भी करिए, कमेंट में बताइए कि और कैसे कैसे वीडियो चाहिए, किस टाइप का चाहिए, उस सब में बना दूंगा, ठीक ना, कम स्टेट करके, ठीक। और मैं इस चैनल पे आपको पूरे एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड करूंगा, पूरे एनसीईआरटी का हर एक चीज प्रोवाइड करूंगा जो इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरा लेक्चर अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो यहीं से बनता है बोर्ड में क्वेश्चन, बाहर से कहीं से नहीं बनेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।